बच्चे आज हम लेके आए हैं अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेजर डिस्टेंस या फिर लेंथ। बच्चे मतलब समझना, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है। मुझे किसी ने कॉइन दिया, बोला इसका रेडियस निकालो, तो मैंने क्या किया, उसे वर्नियर कैलिपर के जॉज में डाला, रीडिंग ले लिया गया। किसी ने बोला इस वायर का रेडियस निकालो, मैंने स्क्रू गेज लिया, टाइट किया, रीडिंग ली, आ गया। किसी ने बोला इस फ्लोर की लेंथ नापो, मैंने एक मेजरिंग टेप ली, एक तरफ रखी, खींची, लेंथ आ गई। बट अगर किसी ने मुझे बोला यहां से चांद तक का डिस्टेंस बताओ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई तू धरती पे रह, ये फीता पकड़, मैं रॉकेट पे बैठ तक चांद तक जाऊंगा, वहां पर जाके मैं मेजर कर लूंगा कितना दूरी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए जहां पर आप अप्रोच नहीं कर पा रहे, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड। कुछ अलग से तरीका अपनाना पड़ता है उन डिस्टेंसेस को, उन लेंथ्स को मेजर करने के लिए। आई होप इनडायरेक्ट मेथड का मतलब समझ में आया होगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ या डिस्टेंसेस। इसमें बेसिकली बच्चे हम तीन तरीके पढ़ेंगे। पहले का नाम है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोस पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो। आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड मेथड है रिफ्लेक्शन मेथड। सेकंड मेथड है रिफ्लेक्शन मेथड। इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है, क्यों है, देखेंगे। ये भी आपको पता होगा, ये भी आपको पता होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कोई भी मैकेनिकल वेव भी लिख सकते हैं। समझेंगे क्या है, बस अभी बता रहे हैं क्या क्या आने वाला है। थर्ड हम करेंगे पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ये वाला जो MEDHOD, ये वाला मेथड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के काम आएगा। तीन मेथड्स हमने पढ़ने हैं। नंबर 1 ट्रायंगुलेशन, नंबर 2 रिफ्लेक्शन मेथड एंड आखिरी में हमने करना है पैरेलैक्स मेथड। तो शुरुआत करें बच्चे, हेडिंग डाल लेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड, और इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में हम तोड़ेंगे। इसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं जहां मैं बोल रहा हूं मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेसिबल। अब कई बच्चे एक्सेसिबल की स्पेलिंग नहीं जानते मेरी तरह। ACCESSIBLE होनी तो यही चाहिए। मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब है अप्रोचेबल, वहां जाया तो जा सकता है। अप्रोचेबल, जाया जा सकता है बट जाना आसान नहीं है। चांद पे भी जाया जा सकता है, जाना आसान नहीं है। वो डिस्टेंसेस मेजर करना है जहां जाया, उस जगह तक जाया तो जा सकता है बट फिर उसे मेजर करने में दिक्कत आएगी। इनडायरेक्ट मेथड है तो पता लग लो, वहां तक नहीं जाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक टावर है, मेरे पास ये एक टावर है, किसी जमीन पे, हवा में तो होगा नहीं, ये जमीन पे टावर है। इस टावर की हाइट h मुझे मेजर करनी है। मुझे इस टावर की हाइट h मेजर करनी है। तो क्या हुआ, मैं यहां तक जा सकता हूं। मैं यहां खड़ा था, मान लो तुम में से कोई यहां खड़ा है, ये चल के गया, यहां तक चला गया, मैं यहां आ गया। फिर क्या किया मैंने, फिर यहां से मैंने चलना फिर शुरू किया, और चलते चलते मैंने देख लिया मैं कितनी दूर निकल आया। यानी मुझे ये डिस्टेंस d पता है। मैंने चलना शुरू किया, एक पिलर है, पिलर के बिल्कुल नीचे मैं खड़ा हूं, और मैंने चलना शुरू किया, और कुछ डिस्टेंस में दूर आ गया। वो डिस्टेंस अब मुझे पता है, मैं चला हूं, मुझे वो डिस्टेंस पता है, मान लो d। यहां खड़े होके मैंने क्या किया, मैंने इस पिलर के टॉप का एंगल मेजर किया, दैट इज थीटा। एंगल मेजर करना बहुत आसान है यार। तुम यहां खड़े हो, पिलर वहां है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, तुमने
ये एंगल मेजर कर लिया, तुमने ये एंगल मेजर कर लिया, आपको लग रहा होगा पता कि कहां जा रहा हूं मैं इसके साथ। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये डिस्टेंस नोन है, खुद चल के आए हो आपको ये थीटा नोन है, सिंपल सी बात, आपको ये हाइट पता लगानी है, इट इज स्टिल अननोन। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, मित्रों, tan थीटा लगा लो ना यार। आपको अगर ये पता है, आप इस ट्रायंगल में tan ऑफ दिस थीटा लगाएं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू पासिंग बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां है h, बेस है d, तो मेरी हाइट क्या आ गई? इट इज d tan थीटा, इट इज d tan थीटा। यानी मैंने इस पोल को क्लाइंब नहीं किया, कर तो सकता था, क्लाइंब नहीं किया, डिफिकल्ट था। मैं इसके बेस पे गया, चलना शुरू किया, डिस्टेंस पता लग गया, एंगल पता लग गया, मैंने वहां से h निकाल लिया, So this is first part of triangulation method. Triangulation method is based on trigonometry. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज की, tan थीटा लगाया, हाइट मुझे मिल गई। दो चीजें नोन थी, एक चीज अननोन थी, tan थीटा लगाया, मुझे हाइट मिल गई। ये इसका पहला पार्ट था कि मैं उस पिलर के बेस तक जा पाया। सोचो मैं जा ही ना पाऊं तो क्या होगा यार? चलो देखते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका लिखेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ। सेकंड पार्ट इसका लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इनएसेसिबल, यानी अनअप्रोचेबल। उसे मैं अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, अब तो उसे तो मैं अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। मान लो ये पिलर है और इसके यहां से लेके यहां तक एक नदी बह रही है, बहुत तेज, बहुत खतरनाक नदी बह रही है। तो मैं बैंक के इस साइड हूं, मैं वहां जा ही नहीं पा रहा, तो वो मेरी जगह क्या हो गई? अनअप्रोचेबल। मान लो ये मेरा पिलर है, ये है मेरा पिलर, इसको नाम दे दो ए बी, और इस पिलर से आगे, पिलर ऐसे अज्यूम करना, ये पिलर है और ये नदी बह रही है, यानी इतना डिस्टेंस, ये रिवर मान लो, कोई रिवर बह रही है। साइड से देख रहे हो आप ना, ये देखो, ये पिलर है मेरा, मैं यहां खड़ा हूं, बीच में से नदी बह रही है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं इस पिलर तक पहुंच ही नहीं पा रहा, इसके बीच में नदी बह रही है। तो मैं करूंगा क्या यार? देखना, स्टेप देखना। मैं पहले तो ये एंगल मेजर कर लूंगा। एंगल मेजर करना बहुत आसान है, इसको नाम दे दो θ1, इस एंगल को नाम दे दिया θ1। फिर मैं पीछे की तरफ चला और कुछ d डिस्टेंस चल लिया, मान लो मैं पीछे की तरफ कुछ d डिस्टेंस चल लिया और मैंने फिर से ये एंगल मेजर किया, इसे θ2 मान लो। अब ये डिस्टेंस नोन है, मैं खुद चला हूं, दिस इज नोन, दिस डिस्टेंस इज नोन। बात समझ में आ रही है? हाइट इसकी h मान लो, मेरा काम है इस इनएसेसिबल या अनअप्रोचेबल ऑब्जेक्ट की हाइट पता करना। बैंक पे मैं खड़ा था नदी के, मैंने देखा यार थीटा एंगल है, मैं कुछ पीछे गया, मैंने देखा θ2 एंगल है, मुझे ये θ1 भी नोन है, खुद मेजर किया मैंने, मुझे θ2 भी नोन है, ये भी मैंने खुद मेजर किया, KNOWN नोन। मुझे हाइट चाहिए, कैसे करे, बीच में नदी है, क्या करे? पूरी लेंथ तो पता नहीं सर, इतना पता है d। चलो एक काम करो, रिवर की लेंथ थोड़ी देर के लिए r मान लो, ये रिवर की लेंथ थोड़ी देर के लिए r मान लो, थोड़ी देर के लिए। मैं पहले ट्रायंगल में कॉट लगाता हूं, जरा देखना, कॉट ऑफ θ1, पहले ट्रायंगल में कॉट लगा रहा हूं। tan अगर परपेंडिकुलर बाय बेस था तो कॉट क्या होगा? Some people have curly brown hair through perpendicular by base, तो cot tan का उल्टा, तो base by perpendicular, यानी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इसे C मान लो, इसे D मान लो, A B C, cot θ1 is base which is R over height H. Similarly, triangle A, right angle triangle ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में भी कॉट लगा लेता हूं यार, एक बार देखते हैं। कॉट ऑफ θ2 लगाया तो अगेन बेस क्या आया? D प्लस R डिवाइडेड बाय H, D प्लस R डिवाइडेड बाय H।
और अगर मैं इसे इक्वेशन नाम दो 1, इसे दो 2, करना कुछ नहीं है 2 माइनस 1 कर देता हूं। 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। LHS माइनस होगी, RHS भी माइनस होगी, क्या R बाय एच, सॉरी D प्लस R बाय एच माइनस R बाय एच। इसे मैं लिख सकता हूं D बाय एच प्लस R बाय एच माइनस R बाय एच। R बाय एच मर गया आपस में, यानी मुझे क्या पता लग गया, मुझे पता लग गया cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इक्वल्स टू D बाय एच। तो यहां से मैं हाइट h निकाल पाया, D बाय D नोन था, कुछ चला था, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। बात समझ में आई बच्चे? R जो मैंने माना था वो फाइनल इक्वेशन में आया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे रिवर की लेंथ तो नाप ही नहीं पाया, जब जा ही नहीं पा रहा रिवर में तो कहां से नापूंगा, बट मान ली थोड़ी देर के लिए R होगी, वो तो कैंसिल आउट हो ही रही है। यानी मैं इस तक जाए बिना, इसके बेस तक पहुंचे बिना ही इसकी मेजरमेंट कर पाया। सो दिस इज माय सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट मेथड, पहले मेथड का दूसरा पार्ट। पहले मेथड का नाम क्या है, ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड मेरे पहले मेथड का नाम है, जिसमें दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहला था पोल के बॉटम तक, बेस तक पहुंच पा रहा हूं, और इसमें तो पहुंच भी नहीं पा रहा हूं। वहां tan से काम हो रहा है, यहां cot से काम हो रहा है। थीटा 1 थीटा 2 ध्यान से समझना, थीटा 2 छोटा है, थीटा 1 बड़ा है, तो फॉर्मूला भी इसी हिसाब से है, छोटा माइनस बड़ा। थीटा छोटा है, cot थीटा छोटा नहीं है। अगर आप cot देखोगे तो एंगल अगर बढ़ता है तो cot घटता है, तो छोटे एंगल का cot ज्यादा होता है। थीटा 2 छोटा है तो उसका cot बड़ा होगा, उसका cot बड़ा होगा, ठीक है। So this is how I can calculate, this is how I'm able to calculate height of a pole जहां के बेस तक मैं पहुंच भी नहीं पा रहा, inaccessible, unapproachable place का। चले आगे, नोट्स बनाते रहे बच्चे। पहला मेथड मेरा यहीं खत्म होता है। पहले मेथड के दो पार्ट थे, मेथड का नाम था ट्रायंगुलेशन मेथड, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन थी, दो केसेस करे, अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट थी, अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट नहीं थी। सेकंड मेथड पे हम आते हैं, एक सेकंड। सेकंड मेथड पर हम आ रहे हैं, जिसको मैं बोल रहा हूं मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, या सिर्फ रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड, इस मेथड का नाम है रिफ्लेक्शन मेथड। बहुत सिंपल सा मेथड है, ध्यान से देखना। इट इज बेस्ड ऑन क्या, ध्यान से समझना। मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर इससे किसी दूरी d पे खड़ा हूं, ये मुझे पता नहीं कितनी दूर है, दिस इज अननोन, दिस दूरी इज अननोन ना, दिस दूरी इज अननोन। तो होगा क्या, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां एक खड़ा हूं, दिस दूरी इज अननोन, दिस दूरी इज अननोन। तो होगा क्या, मैं एक वेव यहां से भेजूंगा, जिस वेव की वेलोसिटी मुझे पता है, एक वेव मैं फेंकूंगा, कुछ भी वेव हो सकती है, रेडियो वेव हो सकती है, जैसे बैट्स यूज करती हैं, कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह की वेव, साउंड वेव भी हो सकती है। तो क्या करूंगा, मैं एक वेव इस ऑब्जेक्ट की तरफ फेंकूंगा, होगा क्या, ये वेव जाएगी यहां पर और टकरा के वापस आएगी। वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं किसी चीज से, टकरा के वेव जाएगी, टकरा के वापस आएगी। जब मैंने इस वेव को फेंका तो मैंने एक टाइमर ऑन कर दिया, रेसिंग में होता है ना, तुम जब दौड़ रहे हो तो टाइमर सा होता है, तुम्हारे फोन्स में भी होगा। वेव को छोड़ते ही मैंने टाइमर ऑन कर दिया, टाइमर चल रहा है, वेव जा रही है फिर आ रही है, वेव जा रही है फिर आ रही है, और डेफिनेटली जाने का टाइम, मान लो टोटल टाइम है t, मेरे टाइमर ने देखा टोटल टाइम है t, मतलब मान लो 10 सेकंड लगे, तो डेफिनेटली 5 सेकंड जाने के, 5 सेकंड आने के। तो यहां जाने का समय क्या होगा, t/2, और आने का समय t डैश बोलता हूं, ये भी क्या होगा, t/2। जाने का समय भी t/2, आने का समय भी t/2। हमें सिर्फ जाने के समय से लेना देना, क्यों,
मुझे वेलोसिटी पता है, मान लो v, मुझे वेलोसिटी पता है मान लो v, मुझे टाइम भी पता लग गया t, कितना टाइम जाने में लगा, जाने आने का दोनों का पता लग गया था, बट अब क्या पता लगा, जाने का टाइम t पता लग गया। तो मैं लगा सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मुझे पता लगना था d, स्पीड मुझे पता थी v, टाइम मुझे पता है स्मॉल t। स्मॉल t क्या है, टोटल टाइम, ये t क्या है, दिस इज टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, आने जाने का दोनों का। तो t इज t बाय 2, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, d इज इक्वल टू v इंटू t बाय 2। दिस इज माय रिफ्लेक्शन मेथड, दिस इज माय रिफ्लेक्शन मेथड। कुछ भी नहीं है, जिस चीज तक का डिस्टेंस पता करना उसकी तरफ वेव भेजो, आने जाने का टोटल टाइम मेजर कर लो। टाइमर ऑन किया, भेजी, जब आई टाइमर बंद कर लिया, तो जाने का टाइम कितना होगा और आने का टाइम कितना होगा, वो सेम रहे होंगे। तो जो टाइम आया उसे आधा कर दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाओ, बिकॉज़ स्पीड आपको उस वेव की पहले से पता होगी, स्पीड आपको उस वेव की पहले से पता होगी। दिस इज माय रिफ्लेक्शन मेथड। प्लीज ये बना लेंगे, अपनी लैंग्वेज में एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। दिस इज माय रिफ्लेक्शन मेथड। ये फर्दर 3 टाइप के हैं, टाइप भी नहीं बोलूंगा, देखते हैं। दिस इज माय रिफ्लेक्शन मेथड, दैट्स इट, प्लीज लिख लेंगे। इसी को नाम दिया है मैंने रिफ्लेक्शन मेथड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है, अभी तक बहुत आसान चीज है। चलो चले, इसी कंसेप्ट को यूज करके ना मैं 3 चीजों से ये कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसी के अंदर जो पहली चीज है मैं बोल रहा हूं लेजर मेथड। लेजर मेथड होगा क्या, मान लो मुझे बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पता करना है, बहुत दूर, फॉर एग्जांपल मून का डिस्टेंस पता करना है इस पॉइंट से, तो मैं यहां से एक लेजर भेजूंगा, वो टकरा के वापस आएगा। सर लेजर ही क्यों यूज किया, बाकी कोई भी लाइट ना फैलती है, ये सही से चांद तक पहुंची, लाइट जा रही है, इट स्प्रेड्स, बट लेजर क्या, लेजर स्प्रेड नहीं करता। तुमने वो लाल लेजर भी देखा होगा ना, डॉट सा बन जाता है। एक बल्ब लोगे तो डॉट नहीं बन गया, बल्ब की लाइट फैलेगी, लेजर एकदम सीधा सीधा जाएगा फैले बिना, तो लेजर यूज करते हैं। लेजर यहां से पॉइंट ए से भेजा मून तक, टोटल टाइम आने जाने में टी लगा, तो मेरा स्मॉल टी क्या होगा, टाइम ऑफ वन साइडेड जर्नी। जर्नी कितना होगा, कैपिटल टी बाय 2, टी तो टोटल टाइम है आने जाने का, राइट। तो यहां भी सेम चीज लगाऊंगा, मुझे इस लेजर की स्पीड पता है v, और लेजर की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 क्या मीटर पर सेकेंड। v मान रहे हैं, क्या है आपको पता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो वो फॉर्मूला यहां लग सकता है, क्या था, माई डिस्टेंस, डिस्टेंस को d मानो, माई डिस्टेंस इज v कैपिटल T बाय 2, तो मैं चांद तक का डिस्टेंस निकाल पा रहा हूं। दिस इज माई लेजर मेथड। दूसरा, इसी में सेम चीज चल रही है यार, सेम चीज चल रही है। दूसरे मेथड को मैं क्या बोल रहा हूं, रडार मेथड। रडार सुना है, मूवीज में सुना होगा, आर्मी कैंप्स में आपने देखा होगा। देखना रेडार काम कैसे करता है, रेडार काम कैसे करता है, ये हर जगह ना रेडियो वेव्स फेंकता रहता है, फेंकता रहता है, फेंकता रहता है। रेडार का काम क्या होता है, कोई अगर प्लेन जा रहा है तो उसे डिटेक्ट कर ले कि यहां से यार प्लेन जा रहा है, दिख नहीं रहा बहुत दूर है बट जा रहा है, वो डिटेक्ट कर लेगा। कैसे, हर डायरेक्शन में ना रेडियो वेव्स फेंकता रहता है, वेव्स फेंकता रहता है। अगर वो वेव्स किसी चीज से टकरा नहीं रही तो वो सीधी चली जाएंगी, और अगर टकरा रही है तो वो टकरा के वापस आएंगी। जैसे ही कोई वेव टकरा के वापस आ जाएगी, मुझे पता लगेगा बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई है, और इतनी ऊपर तो ऑब्स्ट्रक्शन भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही हो सकती है। तो रेडार का ये काम है, अपनी भाषा में लिखना है, लिख लो, वैसे भी फिलहाल काम का है। तो किया क्या, मैंने एक रेडार से, मान लो यहां पर प्लेन उड़ा दो, यूएफओ उड़ा दो, कुछ भी उड़ा दो, यूएफओ उड़ाते हैं थोड़ी देर के ना, यूएफओ उड़ रहा है तो डेफिनेटली ये टकरा के वापस आएगी। रेडियो वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट, वे स्पीड इज 3 इंटू 10 की पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट के जैसे। तो यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, यहां भी लिख दूंगा माई डिस्टेंस d, यानी ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, माई d इज स्पीड
into capital T by 2 where capital is total time of journey. सेम फॉर्मूला हर जगह लगाते जा रहे हैं, सेम फॉर्मूला हर जगह लगाते जा रहे हैं, बस जो वेव भेज रहे हैं वो अलग अलग है। यहां थी लेजर, यहां थी रडार। एक और तरीके से कर सकते हैं यार, सोनार, सुना होगा बैट्स यूज करती हैं। मैं वो छोटी छोटी चीजों पे नहीं जा रहा, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड वेव भेजते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर जो वेव भेज रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट जैसी है, लाइट वेव एक तरीके से, ये भी एक लाइट वेव की तरीके से है, बट यहां पर यूज क्या करूंगा मैं, साउंड वेव, साउंड वेव, साउंड वेव यूज करूंगा। कौन यूज करता है, बैट्स। अब तुम्हें बैट तो मुझे बनाने नहीं आती, ट्राई कर सकते हैं। मान लो एक बैट है, ये एक बैट है, लग नहीं रही, अंधी होती है दिन में, दे आर ब्लाइंड, तो व्हाट डू दे डू, फिर भी उड़ती है तो टकराती नहीं है एक दूसरे से। मान लो यहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये लगातार साउंड वेव्स भेज रही है, दे आर लगातार साउंड वेव भेज रही है। मान लो दिस डिस्टेंस इज डी, टोटल टाइम लगा इन वेव को टकरा के वापस आने में t, स्पीड में मान लेता हूं v विच इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो यहां भी मैं क्या लगा सकता हूं, माई d इज vt by 2। कोई भी तरीका लेजर से, रडार से, सोनार से। आपने सुना होगा ओशियन की डेप्थ नापने के लिए फेथोमीटर ऑब्जेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, करते क्या है, शिप के बॉटम में वो लगा होता है, वो भी वेव नीचे भेज रहा है। ओशन की डेप्थ कैसे नापी, शिप के नीचे वो इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, उसने वेव नीचे भेजी, वापस आई, टाइम नोट कर लिया, स्पीड उसे पता थी, उसने भी यही फॉर्मूला लगा दिया। तो बात समझ में आ रही होगी, कुछ रॉकेट साइंस अभी तक नहीं है, आने वाली लॉजिकल चीज आगे आने वाली है जिसमें समझने में दिक्कत होती है। पैरालैक्स मेथड में थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें आएगी, बट दिक्कत है नहीं, समझाने का तरीका है। चल हो गया, टाइम देख लूं मैं, चलो है थोड़ा, चले आगे। So this was my second indirect method। indirect क्यों है यार, मून तक गए नहीं, यूएफओ तक गए नहीं, ऑब्जेक्ट तक गए नहीं, डिस्टेंस पहले पता लग गया। ये बैट है, समझ लेना, दिस इज बैट। चले आगे, ओके। ये जब लेक्चर आपका आएगा, मैं एक दिन का टाइम दूंगा आपको, इस लेक्चर के बाद एक दिन का टाइम दूंगा सारे चैप्टर की, कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन के लिए, और उसके बाद 2 असाइनमेंट्स आएंगी, वो भी आप करके भेजेंगे, समझ रहे हो। चलो, जैसे ये लेक्चर नंबर 10 आएगा, एक दिन का टाइम मिलेगा आपके पास पूरा, वीडियो नहीं भेजूंगा एक दिन तक मैं, तब तक पूरा रिवाइज करो, असाइनमेंट्स जो दूंगा वो करो, फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, मैथमेटिकल टूल्स। एक बच्चे ने डिफरेंशिएशन का सवाल पूछा था, वहां पर होगा, हर तरीके का डिफरेंशिएशन का सवाल करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। चलो, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड, या पैरालैक्स वर्ड ना कहां से आया, पैरालैक्स वर्ड कहां से आया, चलो समझो। पैरालैक्स वर्ड कहां से आया, तुम ऐसा करो, अपना ये हाथ लो, ऐसे अपना हाथ लो, और ये उंगली लो, हाथ और आंख के बीच में ये उंगली रखो, दोनों आंखें खुली रखो, ठीक है। बैकग्राउंड बना लो इस हाथ को, इस उंगली को ऐसे देखो, एक आंख बंद करो, उंगली को देखो, 2 आंख बंद करो, उंगली को देखो, तो तुम्हें पता लगेगा उंगली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ये बैकग्राउंड। करके देखो, पहले एक आंख से देखो, फिर बिना हिलाए दूसरी आंख से देखो, एक आंख से देखो, दूसरी बंद रखो, एक से देखो, दूसरी बंद रखो, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। कब, जब 2 अलग अलग लोकेशन से देखा, पहले इस लोकेशन से देखा, फिर इस लोकेशन से देखा, इसको मैं बोलता हूं पैरालैक्स। तो एक बार लिख लेंगे, व्हाट इज पैरालैक्स। पैरालैक्स क्या है, द relative change in the position, फिलहाल के लिए relative काट दो, the change in the position POSITION of an object with respect to background when seen from 2 different places, when
डिफरेंट लोकेशंस, प्लेसेस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, कुछ भी बोल दो, इज नोन एज पैरेलैक्स। इज PARALLAX, पैरेलैक्स। इस चीज को मैं बोलता हूं पैरेलैक्स। और जो दो लोकेशन होती है, मान लो इस आंख से देखा, इस आंख से देखा, किसे? इसे, इसे, इन दोनों लोकेशन, या I1 थी, ये I2 थी, यानी दो अलग अलग लोकेशन। मैं ऐसे भी देख सकता था, यहां खड़े होके और यहां खड़े होके। इन दोनों लोकेशन के बीच की दूरी को बोलते हैं बेसिस, BASIS। और इस एंगल को बोलते हैं, मान लो थीटा, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। ये मेरी ऑब्जेक्ट है, दिस एंगल इज नोन एज PARALLAX, पैरेलैक्स एंगल। प्लीज ये बना लेंगे, पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल। बात समझ में आ रही है बच्चे? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज बेसिस, एंड दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट को जोड़ा, दैट इज माय पैरेलैक्स एंगल। चलो, इतनी बात समझ में आई? समझ लो, वैसे काम आगे कुछ आने वाला नहीं है। ये चीज समझ लो पैरेलैक्स है क्या। कभी कभार प्रैक्टिकल्स में पूछ लेते हैं पैरेलैक्स बताओ। अब एक चीज समझो, इस पैरेलैक्स मेथड में ना एक रिजल्ट यूज होता है, आपको शायद पता भी होगा। मान लो अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है, ये मेरी आर्क है, और ये मेरा रेडियस कुछ है, तो ये सुना है ना रिजल्ट, माय आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल थीटा। बिल्कुल सुना होगा। बट ये वैलिड कब है, याद रखना, ये वैलिड कब है? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। याद रखना प्लीज, मेरी आर्क लेंथ इज इक्वल टू, ये लेंथ जो आई आर्क लेंथ, इट इज इक्वल टू थीटा इनटू दिस रेडियस व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। छोटा सा रिजल्ट है, पहले भी बड़ा होगा, बस ध्यान में रखेंगे इस चीज को ध्यान में रखें। अच्छा, पैरेलैक्स मेथड पहली बात तो यूज होता है टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज पता है? स्पेस में जो बहुत बड़ी बड़ी सी, बहुत दूर बॉडीज हैं, उनको मेजर करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिस्टेंस, लाइट ईयर्स दूर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर। चलो, इसमें पहला मेथड करते हैं टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब समझो यार, अब बात आ रही है असली, अब असली बात आ रही है। एक चीज नोटिस करना, ध्यान से समझो, ध्यान से। तुम यहां खड़े हो, तो मान लो तुम्हें सनराइज होता हुआ नजर आ रहा है यहां से, बिल्कुल सही। तुम भी यहां खड़े हो, तुम्हारा दोस्त भी सामने खड़ा है, तुम दोनों को सनराइज होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। मान लो ऐसे ऐसे चलते चलते तुम्हारा दोस्त चला गया 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर। तो भी जहां पर भी वो खड़ा है, मान लो अब मैं वो दोस्त हूं, मैं वहां पहुंच गया, अब मैं यहां हूं 400 किलोमीटर दूर उस जगह से जहां पहले हम खड़े थे, अभी भी मुझे सनराइज यहीं से आता नजर आएगा। ऐसा ही होता है, ईस्ट में नजर आएगा सनराइज होता हुआ, अभी भी ये ईस्ट है, और मैं ऐसे ऐसे अगर डिस्प्लेस हो जाऊं 200 किलोमीटर दूर, ईस्ट डायरेक्शन तो यही रहेगी मेरी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये तुम्हारा घर है, एक और चीज समझो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे पड़ोसी का घर है, आमने सामने छत पे तुम खड़े हो, चांद जहां तुम्हें नजर आएगा वही इस बंदे को नजर आएगा। ऐसा तो नहीं है तुम्हें चांद यहां नजर आ रहा है तो इसको चांद यहां नजर आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। सूरज तो ईस्ट से ही आ रहा है। ऐसा होता कब है? जब ऑब्जेक्ट मेरी ना इंफिनिटी पे होती है, बहुत 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 दूर, बहुत 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 दूर, तो वो सेम जगह पे नजर आना शुरू हो जाती है। एक और तरीके से इसे समझा जा सकता है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां खड़ा हूं और तुम्हारा दोस्त यहां खड़ा है, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बिना ये पैरेलैक्स मेथड समझ नहीं आएंगे। तुम यहां खड़े, तुम्हारा दोस्त यहां खड़ा, और एक पास में ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली मैं इसे जोड़ देता हूं, तुम्हें यहां नजर आएगी, तुम्हारे दोस्त को यहां नजर आएगी, दोनों को अलग अलग जगह पे नजर आती है, एक यहां देख रहा तो एक यहां देख रहा।
इसे अगर मैं धीरे धीरे दूर ले जाऊं, अब ये ऑब्जेक्ट, अब इस एंगल को देखो, इस बंदे के लिए एंगल मान लो ये थीटा है, मान लो 10 डिग्री है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाऊं, ऑब्जेक्ट यहां आ गई, ये एंगल बढ़ गया मान लो 20 डिग्री, और दूर गई एंगल और बढ़ गया मान लो 30 डिग्री, और दूर गई और दूर गई और दूर गई और दूर गई, और ये एंगल बढ़ता गया, ये एंगल बढ़ता गया, पहले इसे यहां दिख रहा था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, एक टाइम आएगा इसे ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे, अपने खुद के 90 डिग्री पे नजर आएगी। सेम चीज देखो इसके लिए भी होगी, पास में तो अलग अलग दिख रहे थे, अलग अलग एंगल पे, बट अगर बहुत दूर है, ये ऑब्जेक्ट यहां थी, इसके लिए एंगल ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये एंगल बढ़ते बढ़ते भी क्या हो गया 90 डिग्री, दोनों के लिए 90 डिग्री, दोनों के लिए 90 डिग्री। यानी ये अगर यहां होके खड़ा होके देखेगा तो इसको भी यहां नजर आएगा, ये यहां खड़ा होके देखेगा तो इसको भी 90 डिग्री यहीं पर नजर आएगा। बात समझ में आई? फील आई? आनी चाहिए फील, इसके बिना पैरेलैक्स मेथड नहीं समझ आएगा। 99% बच्चों को नहीं समझ आता, 99% टीचर्स को समझाना भी नहीं आता, उन्हें भी समझ नहीं आता। मैं ये चीज एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है हमारे टाइम पे भी हमारे टीचर को नहीं आता था, इट्स रियली सैड टू से, बट नहीं आता था। तो जब भी कोई चीज इनफाइनाइट दूरी पे होती है, सूरज इंफिनिटी से निकल रहा है, तो मुझे भी यहां नजर आ रहा है, मेरा दोस्त चला गया 200 किलोमीटर दूर, उसे भी अपनी सीध पे ही नजर आएगा। ये सिर्फ कब होता है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है। इतना समझ में आया? चल अब आते हैं, अगर ये समझ में आया तो लिख लो अपनी भाषा में, पहली बात बना के लिख लो। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो मैंने किया क्या, मान लो ये मेरी अर्थ है, मान लो ये मेरी अर्थ है और ये मेरा मून है, ये मेरा मून है, दिस इज माय अर्थ, दिस इज माय मून। मैं एक बार इस पॉइंट पे खड़ा हूंगा, मैं इधर खड़ा हूं, मैंने दोस्त को अर्थ के इस पॉइंट पे भेज दिया, मैं यहां खड़ा हूं और मेरा दोस्त को मैंने बोला अर्थ के उस पॉइंट पे जा, और एक इन्फिनिटी पे स्टार चूज कर लिया, एक इन्फिनिटी पे पड़ा स्टार चूज कर लिया। तो अगर मुझे वो स्टार यहां नजर आ रहा है, मान लो ये स्टार है एस, तो इसको भी यहां नहीं नजर आ रहा होगा, इसको भी ये यहां नजर आ रहा होगा। पिछला वाला कंसेप्ट, एंगल बढ़ता बढ़ता 90, मुझे भी यहां, मेरा दोस्त वहां चला गया, उसे भी ऐसे। तो हम करेंगे क्या, इस रेफरेंस, इसे बोलते हैं रेफरेंस स्टार, दिस एस इज नोन एज रेफरेंस स्टार, दिस स्टार इज एट इंफिनिटी। तो मुझे भी सामने नजर आ रहा है, इसे भी सामने नजर आ रहा है। मैं करूंगा क्या, इस स्टार को देखते देखते इस मून को देखने की कोशिश करूंगा और ये एंगल मेजर कर लूंगा, लेट इट बी θ1। सिमिलरली ये भी बंदा इस स्टार को देखने के बाद इधर इधर देखेगा, मून को देखेगा और ये एंगल θ2 मेजर कर लेगा। और मेरे ख्याल से बच्चे, अगर मैं ये सीधी लाइन बनाऊं तो ये एंगल भी θ1 है और ये एंगल θ2 है। क्या बोलते हैं जब Z बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर इस कंसेप्ट में तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तुम अपने किसी दोस्त से पूछ लो, कहीं और से पढ़ रहा है, जिसने ये वीडियो नहीं देखी, किसी और से पूछ लो, यार ये कैसे, ये स्टार यहां भी और सेम स्टार यहां भी, ये कैसे हो सकता है? 100% चांस है उसे नहीं पता, 100%। तो पता क्या है, ध्यान से देखना ना, अब ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। अब ये डिस्टेंस तो मुझे पता होगा, मैंने ही अपने दोस्त को यहां भेजा है, मैंने ही अपने दोस्त को यहां भेजा है, तो मुझे ये डिस्टेंस तो पता ही है, और ये ऑलमोस्ट एक आर्क ही है, ऑलमोस्ट एक आर्क ही है। तो यहां मैं लगा सकता हूं माय आर्क लेंथ ए बी इक्वल्स टू ये रेडियस है, एम बोल दो इसे, इनटू ये वाला एंगल, पैरेलैक्स एंगल इज θ1 प्लस θ2। मुझे मेजर क्या करना था, अर्थ से मून का डिस्टेंस, यही तो अर्थ से मून का डिस्टेंस है, चाहे ये बोल लो, चाहे ये बोल लो, चाहे ये बोल लो, चाहे ये बोल लो। तो मुझे एम मेजर करना था, व्हाट इज माय एम, इट इज ए बी डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। ए बी क्या है, ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। ये आपको पता होगा, आपने खुद सेलेक्ट किए हैं। θ1 θ2 खुद मेजर किए हैं, θ1 θ2 खुद मेजर किए हैं।
ये भी पता, मैंने AM यानी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून निकाल लिया। फील आई तो लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे, लिखेंगे सर फील आई बताएंगे। चल एक और चीज आती है इसमें, दो चीजें आ रही हैं। अब मुझे पता करना है डिस्टेंस बिटवीन अ नियर स्टार, पास में कोई स्टार है, डिस्टेंस बिटवीन अ नियर स्टार मतलब पास वाला स्टार, इंफिनिटी वाला नहीं, डिस्टेंस बिटवीन अ नियर स्टार एंड अ फार अवे स्टार, डिस्टेंस बिटवीन अ नियर स्टार एंड अर्थ। फार अवे स्टार को तो इंफिनिटी पे मान लेते हैं, तो मान लो मुझे अर्थ से, ये मेरी अर्थ है, इसे करने का ना अलग तरीका है, इसे करने का थोड़ा अलग तरीका है, कर उससे भी सकते हैं, बट जो मैं करने वाला हूं उससे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी। मान लो ये सन है, ये मेरा सन है, इसके आसपास अर्थ घूम रही है, इसके आसपास अर्थ घूम रही है। मान लो एक टाइम पे अर्थ यहां है, घूमते घूमते एक टाइम पे अर्थ यहां आ गई। ये रहा मेरा स्टार, इसको नाम देते हैं n, जिसकी दूरी मैंने अर्थ से निकालनी है। और एक इंफिनिटी स्टार है, तो इसको भी यहां दिखेगा, जब अर्थ यहां है इसको यहां दिखेगा। इंफिनिटी पे ये रेफरेंस स्टार है, इसको भी यहां दिखेगा। दिस आर इंफिनिटी, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता है। तो क्या करूं, अर्थ जब यहां है मैंने ये जोड़ा, ये एंगल निकाल लिया θ1। अर्थ जब यहां है मैंने ये जोड़ा, ये एंगल निकाल लिया θ2, तो ये पूरा एंगल होगा θ1 प्लस θ2। इसे मैं जोड़ देता हूं, ये ऑलमोस्ट एक आर्क के बराबर है, इसे देते हैं A, इसे देते हैं B। अर्थ जब घूम रही है, सन के इधर है, तब मैंने ये एंगल निकाला। जब घूम के आधे साल बाद यहां आई तो मैंने एंगल निकाला। आधा साल वेट किया इस रीडिंग को लेने के लिए। तो अब यहां भी लगा सकता हूं, ये डिस्टेंस निकल आएगा। बोलता है आर्क लेंथ यानी AB, आर्क लेंथ AB इक्वल्स टू एंगल θ1 प्लस θ2 इनटू ये वाला रेडियस, इसको मैं बोल रहा हूं BN मान लो चाहे AN मान लो। और यही तो मुझे निकालना था, अर्थ और स्टार के बीच का डिस्टेंस। तो BN क्या आया, BN क्या आ गया, AB डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। अब ये AB समझो क्या है, ध्यान से देखना। ये अर्थ जब यहां है और ये अर्थ जब यहां है, उसके बीच का डिस्टेंस, यानी अर्थ और सन के डिस्टेंस का ट्वाइस। अर्थ और सन के, यहां भी अर्थ है और आधे साल बाद घूम के यहां आएगी, यहां भी अर्थ है। तो अर्थ और सन के डिस्टेंस का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स AS लिख सकता हूं बाय θ1 प्लस θ2। और अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU बताया था। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AU, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। दिस इज माय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अ नियर स्टार। हमने बात की थी सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो ये उसका 2 गुना है। सन अर्थ तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2 AU। AU क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू मीटर्स में मैंने आपको बता दी है, वैल्यू पुट करेंगे, सारी चीजें आसानी से आ जाएंगी। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीटली अटरली पूरे कंसेप्ट्स के साथ खत्म हो रहा है। आई गेस अब अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप के थ्रू भेजें दोस्तों को, ताकि कंसेप्ट सबका क्लियर हो। नॉलेज बांटने से बढ़ती है बच्चे, कभी इस चीज से डरिएगा नहीं। जितना आप लोगों को पढ़ाएंगे उतना आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। आप 10 लोगों को पढ़ाएंगे, वो 10 लोग एक बार पढ़ेंगे, आप 10 बार पढ़ा लोगे। उनकी नॉलेज अगर 1 है तो आपकी नॉलेज उसका 10 टाइम्स यानी 10th लेवल पे पहुंच जाएगी। कंसेप्ट बनते जाएंगे। तो कभी भी नॉलेज बांटने से ना डरें, बच्चों को पढ़ाएं, उनको ये वीडियो पहुंचाएं, मजे करें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।